हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल। आज के वीडियो में हम रिसोर्स हियरार्की पढ़ेंगे। रिसोर्स हियरार्की होती क्या है? अगर यहाँ रिसोर्स की बात हो रही है तो आप ये समझिए कि एक टॉप लेवल पे रिसोर्स है, उसके अंदर कुछ और रिसोर्सेज हैं, उसके नीचे फिर कुछ और हैं और फिर कुछ और हैं। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन है, देन फोल्डर्स हैं, फिर प्रोजेक्ट हैं, फिर रिसोर्सेज हैं। ठीक है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं इसका, तो देखिए सबसे ऊपर हमारे देश में राष्ट्रपति हैं, उसके नीचे प्रधानमंत्री हैं, उसके नीचे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। तो एक हियरार्की है। ठीक है, टॉप लेवल पे कोई बैठा हुआ है, जैसे स्कूल्स में होता है हमारे, प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके बाद आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हो गए, फिर टीचर्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह की हियरार्की होती है। मतलब टॉप पे एक है जिसके अंडर में सब कुछ होगा, फिर उसके नीचे कुछ होंगे, उसके अंडर में कुछ होगा, फिर कोई होगा। तो इस तरह की हियरार्की हुई। ठीक है। अब गूगल में क्या होता है? गूगल में सबसे ऊपर होता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके नीचे आता है फोल्डर्स, फोल्डर के नीचे प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के अंदर में रिसोर्सेज। ठीक। अब अगर हम जब गूगल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर अकाउंट बनाते समय अगर हमने इंडिविजुअल अकाउंट सेलेक्ट किया तो हमें ऑर्गेनाइजेशन और फोल्डर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे आएंगे क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं इंडिविजुअल यूज के लिए। ओके। और अगर आप उसको बिजनेस अकाउंट बनाते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन और फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा। ठीक। अब क्या है कि इसकी जरूरत क्या है? ऐसा इन्होंने क्यों बना रखा है कि सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन होगा, फिर फोल्डर होगा, फिर प्रोजेक्ट होगा, फिर रिसोर्सेज हैं? रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे आप जैसे वीएम इंस्टेंस हो गया। वीएम इंस्टेंस मतलब जिसपे हम सर्वर डिप्लॉय करते हैं या कुछ स्टोरेज है। ठीक है, तो हम अगर डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना, इस सब की जरूरत क्या है? और ये चीज एडब्ल्यूएस में नहीं है, गूगल में है। तो इसकी जरूरत क्या है? देखिए जरूरत इसकी ये है कि फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं तो आप प्रोजेक्ट लेवल पे डायरेक्ट आते हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन और फोल्डर का ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक। आप ये समझ लीजिए कि एक एम्प्लॉय है। ठीक है, वो किसी प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहा होगा और उसके अंदर कुछ रिसोर्सेज होंगे जो उसने डिप्लॉय की होंगी या उसकी टीम ने डिप्लॉय की होंगी या पहले से डिप्लॉयड होंगी, उनके ऊपर वो काम कर रहा होगा। ठीक। अब क्या है कि मैं परमिशंस देता हूं कि आप उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ रिसोर्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आप कोई सर्वर डिप्लॉय कर सकते हो, कुछ स्टोरेज क्रिएट कर सकते हो, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बट अब उसको डिलीट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? देखिए, रिसोर्स इंटेंशनली डिलीट भी हो सकता है और या बाई मिस्टेक भी डिलीट हो सकता है। मान लीजिए 50 सर्वर हैं चल रहे हैं मेरे। अब कुछ काम करते समय, कुछ ट्रबल शूट करते समय मान लीजिए या कोई दूसरा डिलीट करने जा रहे थे और गलती से डिलीट हो गया या ट्रबल शूटिंग में डिलीट हो गया, तो क्या होगा? कंपनी को लॉस हो सकता है। जो हमारा ऐप चल रहा है या जो भी हमारी उसके ऊपर एप्लीकेशन चल रही है वो, या वेबसाइट चल रही है, वो तो डाउन हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए मल्टी रीजन भी है, फिर भी मान लीजिए मेरा सेटअप ऐसा है कि इंडिया का जितना भी यूजर है वो उसी सर्वर पे जाएगा। अब वही सर्वर डिलीट हो गया, फिर क्या होगा? एक ही सर्वर था मेरे पास। तो उस केस के लिए इन्होंने ऐसा बना रखा है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, फिर फोल्डर, फिर प्रोजेक्ट, फिर अंदर उसके अंदर आप रिसोर्स डिप्लॉय करेंगे। ठीक। अब होता क्या है कि जो भी परमिशन टॉप लेवल पे, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर आप लगाएंगे वो सबके ऊपर लागू होंगी। जैसे कि स्कूल होता है, स्कूल में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे टीचर है। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल ने कोई रूल बना दिया, जैसे कि कल से आपको 10 बजे से स्कूल आना है, ठीक है, टाइम चेंज कर दिया, तो वो पूरी स्कूल के ऊपर होगा। ठीक। लेकिन अगर कोई टीचर रूल बनाता है, जैसे कि
कई स्कूलों में ऐसे रूल बन जाते हैं कि आपको सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है, ठीक है? मेरी क्लास में सिर्फ आप इंग्लिश में ही बात करेंगे, ठीक? तो वो जो रूल है, वो सिर्फ उस क्लास के लिए फॉलो होगा, पूरे स्कूल के ऊपर फॉलो नहीं होगा, ठीक है? उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर अगर आप कोई परमिशन लगाते हैं, तो वो फ़ोल्डर के ऊपर भी होगी, प्रोजेक्ट के ऊपर भी होगी और अंदर जो रिसोर्स है उनके ऊपर तो होगी ही होगी, ठीक है? उसी तरह अगर आप फ़ोल्डर लेवल पे लगाते हैं, तो फ़ोल्डर पे होगी, उस स्पेसिफिक फ़ोल्डर पे होगी। जैसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन पे लगा रहे हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं 3 फ़ोल्डर हैं, तो तीनों फ़ोल्डर के ऊपर वो रूल लगेगा, वो परमिशन लगेगी। उन फ़ोल्डर्स के अंदर जो प्रोजेक्ट होंगे, उनके ऊपर वो परमिशन लगेगी और फिर रिसोर्सेज़ पे लगेगी। बट अगर मैं फ़ोल्डर लेवल पे लगाता हूँ, तो वो स्पेसिफिक फ़ोल्डर पे लगेगी और उस फ़ोल्डर के अंदर जो प्रोजेक्ट होंगे, उनके ऊपर लगेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर मैं ऑर्गेनाइज़ेशन लेवल पे परमिशन लगाता हूँ, तो ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर तो कितने ही फ़ोल्डर होंगे, उन फ़ोल्डर्स के अंदर पता नहीं कितने प्रोजेक्ट होंगे, उन प्रोजेक्ट्स में कितने रिसोर्सेज़ होंगे, उन सबके ऊपर लगेगा, वो रूल लगेगा, वो परमिशन लगेगी। बट अगर मैं फ़ोल्डर लेवल पे लगाता हूँ, तो वो फ़ोल्डर पे लगेगी और उस फ़ोल्डर के अंदर जो प्रोजेक्ट है और फिर उस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी रिसोर्सेज़ हैं, उनके ऊपर लगेगी, ठीक? तो क्या होता है, बेस्ट क्या होता है कि आप नीचे लेवल पर मतलब प्रोजेक्ट लेवल पर परमिशंस लगाएँ। इससे पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज़ेशन या पूरे जितना भी आपका फ़ोल्डर है, प्रोजेक्ट है, उन सबके ऊपर इफ़ेक्ट ना पड़े। अब मैं समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए मेरे पास आप देख रहे हैं ए, बी, सी, डी 4 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है? एक प्रोजेक्ट पे कुछ काम हो रहा है, मान लीजिए मैं कोई ऐप डेवलप कर रहा हूँ, ठीक? दूसरे पे क्या हो रहा है? फ्रंट एंड का काम हो रहा है, वहाँ वेबसाइट डेवलप हो रही है, ठीक है? सी पे क्या है? वहाँ डेटाबेस का काम हो रहा है, ठीक है? तो अलग-अलग काम हो रहे हैं मेरे कहने का मतलब। तो प्रोजेक्ट ए में मेरा क्या है कि मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जो मेरा इंस्टेंस है, वो डेवलपर के पास होना चाहिए कि वो अगर उसको लग रहा है कि ऐप को टेस्ट करने के लिए उसको 2 इंस्टेंस और चाहिए या 2 इंस्टेंस का मतलब यहाँ पे सर्वर से है, ठीक है? या फिर उसको ज़्यादा पावर का, ज़्यादा सीपीयू वाला या जीपीयू वाला उसको चाहिए, तो उसके पास ये परमिशन होनी चाहिए कि वो नया इंस्टेंस क्रिएट कर सके, ठीक है? लेकिन जो प्रोजेक्ट बी है, जहाँ पे वो वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, तो वेबसाइट तो हैवी होगी नहीं, आजकल तो बहुत लाइट वेटेड बन जाती हैं। तो मान लीजिए मेरा ये है कि मुझे लाइट वेट वेबसाइट बनानी है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट बी में जो डेवलपर्स हैं, जो वेबसाइट डेवलपर्स हैं, उनके पास ये परमिशन हो कि वो नया इंस्टेंस बना सकें। उनको जो दे दिया है, आपको उसी में काम करना है और अगर आपको चाहिए नया, तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट करिए और वो बना के आपको दिया जाएगा। ठीक है? तो इससे आपको क्या समझ में आया? प्रोजेक्ट ए लेवल पे मतलब जहाँ पर मैं ऐप डेवलप कर रहा हूँ, वहाँ पे परमिशन अलग होंगी, मतलब वहाँ पे वीएम मशीन डिप्लॉय करना या सर्वर डिप्लॉय करने की परमिशंस मैं दूँगा और जहाँ पे वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं परमिशन नहीं दूँगा। ठीक है? तो अगर मैं ये परमिशंस फ़ोल्डर लेवल पे देता तो दोनों प्रोजेक्ट ए और बी दोनों पे सेम परमिशंस लगती, सेम रूल्स फॉलो होते। बट क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट लेवल पे परमिशंस लगाई हैं, तो दोनों प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग परमिशंस हैं। ठीक है? होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या है, जो रिसोर्सेज़ होती हैं, वो सिर्फ़ एक प्रोजेक्ट से बिलॉन्ग करती हैं। मतलब जैसे मैंने एक सर्वर डिप्लॉय किया, वीएम इंस्टेंस डिप्लॉय किया, वो किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंस्टेंस जो एक वीएम है या एक सर्वर है, वो कई प्रोजेक्ट्स के अंदर हो। नहीं, वो जो होगा, वो किसी एक प्रोजेक्ट के अंडर ही बनेगा और उसी को ही बिलॉन्ग करेगा। अगर आपको दूसरे प्रोजेक्ट में बनाना है, आपको एक और इंस्टेंस चाहिए, तो आपको दूसरे प्रोजेक्ट में डिप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है? उसी तरह प्रोजेक्ट जो होते हैं, ये एक बिलिंग अकाउंट से कनेक्ट होते हैं। ठीक है? या कह लें एसोसिएटेड होते हैं। इसमें हमने अभी तक क्या सीखा? ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जो भी परमिशंस हम लगा रहे हैं, उनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है और रिसोर्सेज़ लेवल पर जो परमिशन लगा रहे हैं, उनकी लीस्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है? अब आते हैं जो हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। द पर्पस ऑफ द गूगल क्लाउड रिसोर्स हायरार्की इज टूफोल्ड. Provide a hierarchy of ownership
विच बाइंड्स द लाइफ साइकिल ऑफ अ रिसोर्स टू इट्स इमीडिएट पेरेंट इन द हायरार्की। यही हमने पढ़ा अभी। क्या पढ़ा? ये एक हायरार्की प्रोवाइड करता है ओनरशिप की। ओनरशिप मतलब रिसोर्स का ओनर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का ओनर फोल्डर, फोल्डर का ओनर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक हायरार्की है टॉप टू बॉटम। ठीक। सेकेंड पॉइंट, प्रोवाइड अटैच पॉइंट्स एंड इनहेरिटेंस फॉर एक्सेस कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज। एक्सेस कंट्रोल जो मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हम अगर परमिशंस देते हैं तो वो सारे ऊपर, सारे के सारे फोल्डर्स के ऊपर वो लगेगी। तो जब सारे फोल्डर्स के ऊपर लगेगी तो फोल्डर्स के अंदर जो प्रोजेक्ट आते हैं उनके ऊपर भी लगेगी, फिर उनके अंदर जो रिसोर्स आते हैं उनके ऊपर भी लगेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज मतलब अगर हमारी कोई ऐसी पॉलिसी है, जैसे मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे पॉलिसी ये बना दी कि कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बना दिया जहां पे सर्वर सिर्फ डिलीट, वही डिपार्टमेंट के पास ये परमिशन है कि कोई भी सर्वर अगर डिप्लॉय हुआ है तो वही डिलीट कर सकते हैं और कोई डिलीट नहीं कर सकता। तो ये मेरी पॉलिसी है, तो मैंने किसी को ये परमिशन दिया ही नहीं है। फॉर एग्जांपल फ़ोल्डर 3 जो है, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट है, उसके पास ये परमिशन है कि वो डिलीट कर सकता है। ठीक है? तो मैंने बाकियों के ऊपर ये परमिशन लगा दी कि वो डिलीट नहीं कर सकते। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ इस तरह की होती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है? एक्सेस कंट्रोल। अब एक्सेस कंट्रोल क्या है? एक्सेस कंट्रोल मतलब ये कि आप क्या एक्सेस कर सकते हैं, क्या नहीं एक्सेस कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं पॉलिसीज़ बना सकता हूँ। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो ऐसा हो जाता है कि मैंने 2 डिपार्टमेंट बनाए, ठीक है? अब जो एक डिपार्टमेंट वाला है, वो दूसरे डिपार्टमेंट के सर्वर्स को या उनके जो भी रिसोर्सेज़ हैं, उनको एक्सेस नहीं कर सकता और दूसरा वाला इनके एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है? तो ये परमिशंस बनाई जाती हैं, रूल्स बनाए जाते हैं। ये हम जब आईएएम पढ़ेंगे, वहाँ पे डीपली देखेंगे। ठीक है? तो ये एक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया रिसोर्स हायरार्की का। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है? रूट नोड इन द गूगल क्लाउड। रूट नोड मतलब यहीं से सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, मतलब ये जड़ है। तो देखा आपने, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गेनाइजेशन से ही फ़ोल्डर्स निकले थे, फ़ोल्डर्स से ही प्रोजेक्ट्स निकले थे, तो रिसोर्सेज़, फिर रिसोर्सेज़ थी। मतलब सबकी जड़ क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के ही अंडर में आ रहा है। सेकंड पॉइंट, हायरार्किकल एंसेस्टर ऑफ फ़ोल्डर एंड प्रोजेक्ट रिसोर्सेज़। तो हमने देखा फ़ोल्डर और प्रोजेक्ट का ये एंसेस्टर मतलब उसके ऊपर है। ठीक है? ये तो बहुत सिंपल लाइन आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड पॉइंट, पॉलिसीज अप्लाइड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई थ्रू आउट द हायरार्की ऑन ऑल रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने आपको बताया कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हम परमिशंस लगाएंगे या पॉलिसीज लगा रहे हैं या रूल्स बना रहे हैं, वो पूरे के पूरे फोल्डर, फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट के अंदर रिसोर्सेज के ऊपर अप्लाई होंगी। यही ये लाइन में कह रहे हैं। फिर 4 पॉइंट, organization administrators have central control of all resources. They can view and manage all projects. तो ये तो बहुत इजी है, देखिए समझने में, कि जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसके पास तो सारा एक्सेस होगा ही होगा। जैसे प्रिंसिपल हैं स्कूल के, ठीक है, वो किसी भी क्लास में जा सकते हैं इंस्पेक्शन के लिए, देखने के लिए, तो उनके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं लगेगी। ठीक है? तो जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसके पास पूरे रिसोर्स हायरार्की जो आपने देखी, उसको देखने का और उसको मैनेज करने का परमिशन होगा। ठीक है? अब आते हैं फ़ोल्डर्स पे। फ़ोल्डर रिसोर्सेज़ ऑप्शनली प्रोवाइड एन एडिशनल ग्रुपिंग मैकेनिज़्म एंड आइसोलेशन बाउंड्रीज़ बिटवीन प्रोजेक्ट्स। फ़ोल्डर क्या है? आप जैसे देख रहे हैं ऑप्शनली, मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम फ़ोल्डर बनाएँ या ना बनाएँ, ये कंपल्सरी नहीं है। बट इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने अगर फ़ोल्डर बनाया है, मैं फ़ोल्डर को ऐसे समझाता हूँ आपको। देखिए एक स्कूल है, स्कूल के अंदर आपके कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट्स मान लीजिए बायोलॉजी का डिपार्टमेंट है, फिर मैथ्स का डिपार्टमेंट है, फिर आगे आपका आर्ट्स, कॉमर्स। तो ये जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, ये हो गए फ़ोल्डर। ठीक है? अब क्या है? बायोलॉजी के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि 2 और होते हैं। क्या होते हैं? एक जूलॉजी डिपार्टमेंट हो जाएगा, एक बॉटनी का डिपार्टमेंट हो जाएगा। तो जो बॉटनी और जूलॉजी हो गया, ये आपके प्रोजेक्ट हो गए। ठीक है? अब क्या है कि इससे ईज़ी होता है
आपको डिफरेंशिएट करना और डिपार्टमेंट्स को आइसोलेट करना। मतलब आइसोलेशन मतलब क्या होता है कि दोनों अलग-अलग रखना, कि वो आपस में मिल ना जाएँ। ठीक है? अब जब मैं इनको अलग-अलग रखूँगा, जैसे अब फ़ोल्डर है, अगर मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट बना दूँ, तो ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर नीचे मुझे क्या मिल गया? डायरेक्ट प्रोजेक्ट मिल गया। अब ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर जब डायरेक्ट प्रोजेक्ट है, अगर मान लीजिए इन केस मैं कुछ रूल्स या परमिशंस या पॉलिसीज़ ऐसी बनाना चाहता हूँ, जो सारे प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही लगनी चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक-एक प्रोजेक्ट में जाके वो पॉलिसी लगानी पड़ेगी, जिनके ऊपर मैं चाहता हूँ कि ना हो। बट अगर मेरा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, ऑर्गनाइज़ेशन है, फिर उसके बाद फ़ोल्डर है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट है, तो मैं स्पेसिफिक फ़ोल्डर पे लगा दूँगा, तो फ़ोल्डर के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब के ऊपर वो पॉलिसीज़ लग गई। तो मैनेजमेंट ईज़ी हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ईज़ी हो जाता है। मान लीजिए डेवलपमेंट का है, ठीक है? तो मैंने एक अलग फ़ोल्डर बना रखा है, उसी के अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है? ये सब चीज़ें जितने भी डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट है, वो मैंने उसी फ़ोल्डर के अंदर दे रखे हैं। तो कभी भी डेवलपमेंट के लिए मुझे कोई स्पेसिफिक पॉलिसी बनानी होगी, तो मैं सीधे उस फ़ोल्डर लेवल पे वो परमिशन दे दूँगा, जिससे वो जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब के ऊपर वही पॉलिसी या वही रूल या वही परमिशंस लगेंगी। ठीक है? सेकंड पॉइंट, दे कैन बी सीन एज़ सब ऑर्गनाइज़ेशंस विद इन द ऑर्गनाइज़ेशन रिसोर्स। यही मेरे कहने का मतलब था कि ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर ये चीज़ें आती हैं, तो आप ईज़िली डिवाइड कर सकते हैं कि किसके अंदर क्या प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक मैंने बना दिया डेवलपमेंट के लिए फ़ोल्डर और उसके अंदर सब उसके और फर्दर डिवाइड कर दिया और उसके अंदर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट है, फिर आपका वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए अलग प्रोजेक्ट है और उसके अंदर रिसोर्सेज़ हैं, ठीक? अब IAM rules granted on a folder resource are automatically inherited by all project and folder resources included in that folder। ये चीज़ मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर देते हैं कि फ़ोल्डर लेवल पर आप जो भी परमिशंस लगाएँगे, आप यहाँ पे IAM रूल्स देख रहे हैं, ये हम जब IAM पढ़ेंगे तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको तभी हम पढ़ेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए IAM रूल्स है कि जो भी परमिशंस या पॉलिसी जो भी हम बना रहे हैं और फ़ोल्डर लेवल पर हम देंगे, तो फ़ोल्डर के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे और प्रोजेक्ट्स के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज़ होंगे, ऑटोमैटिकली उनके ऊपर वही परमिशंस लग जाएँगी। ठीक है? अब देखिए, ये मैंने गूगल क्लाउड के ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन से लिया है। तो मैंने कॉपी किया है, उनका मैंने देखा था और मैंने उससे बनाया है। तो देखिए सबसे ऊपर क्या है? ऑर्गनाइज़ेशन, उसके बाद फ़ोल्डर, फिर प्रोजेक्ट, फिर रिसोर्सेज़। अब देखिए कंपनी का स्ट्रक्चर इन्होंने दिया है, ठीक? ऑर्गनाइज़ेशन क्या है? एक कंपनी है। मान लीजिए गूगल को ही ले लेते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए गूगल एक कंपनी है, ठीक? वो ऑर्गनाइज़ेशन लेवल पे है। अब उसके अंदर कई डिपार्टमेंट्स होंगे। अभी हम क्या ले लेते हैं? एक डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है और एक टेस्टिंग का डिपार्टमेंट है। डेव, टेस्ट एंड प्रोड, ठीक? अब क्या है कि अब उन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी हमारे कुछ और सब डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। जैसे डेवलपमेंट में ही अब फ्रंट एंड का एक डिपार्टमेंट हो सकता है, बैक एंड का एक डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक? और उसके बाद फर्दर इन्होंने डिवाइड किया प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2। प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 मतलब अब अगर मान लीजिए कोई जावा पे काम कर रहा है, तो उसके लिए अलग फ़ोल्डर है और कोई अगर मान लीजिए कि किसी और टेक्नोलॉजी पे मान लीजिए पीएचपी पे काम कर रहा है या रिएक्ट पे कर रहा है, डॉट नेट पे कर रहा है, तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, ठीक? तो हम यहाँ पे एक चीज़ ये देख सकते हैं कि फ़ोल्डर्स के अंदर फ़ोल्डर्स हो सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, फिर डिपार्टमेंट बी के अंदर फिर फ़ोल्डर है, टीम ए, टीम बी, फिर टीम बी के अंदर फिर फ़ोल्डर है प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर हो सकते हैं, बट प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट के अंदर सीधे रिसोर्सेज़ ही होंगे, ठीक है? उसके बाद अब प्रोडक्ट 1 ले लेते हैं हम। प्रोडक्ट 1 के अंदर आप देख रहे हैं डेव, टेस्ट एंड प्रोड, ठीक है? तो अलग-अलग प्रोजेक्ट हैं, वो फर्दर अपना काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर ही। अब क्या है, 3 प्रोजेक्ट बना दिए इन्होंने। अब इन प्रोजेक्ट के अंदर रिसोर्सेज़ डिप्लॉयड हैं। रिसोर्सेज़ क्या हुई?
मैंने जैसे अभी पीछे बताया था आपको, जैसे कि कंप्यूट इंजन, स्टोरेज। कंप्यूट इंजन आप इसको अभी सर्वर से समझ सकते हैं कि वीएम इंस्टेंस, ठीक है। स्टोरेज है, ऐप इंजन है, तो ये रिसोर्सेज हैं जो गूगल रिसोर्सेज हैं। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपको फिर से वही चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो यहाँ पे बिलिंग होती है, वो बॉटम टू टॉप होती है, ठीक है? हमने क्या पढ़ा था अभी कि जो परमिशंस लगती हैं, वो टॉप टू बॉटम लगती हैं। ऊपर वाले की जो परमिशंस लग गई, वो नीचे तक रिसोर्सेज तक वही परमिशंस लगेंगी। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम प्रोजेक्ट लेवल पर परमिशंस दें, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे वही परमिशंस दें जो हम चाहते हैं कि पूरी कंपनी वाइड, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो परमिशंस लगें, ठीक है? अब टॉप टू बॉटम बिलिंग का मतलब क्या हुआ कि अब क्या है कि डेव, टेस्ट एंड प्रोड 3 डिपार्टमेंट है, ठीक है? तो ये क्या करेगा, डेव का जो बिलिंग होगा वो इकट्ठा करेगा, टेस्ट का जो बिलिंग होगा वो इकट्ठा करेगा, प्रोड की जो बिलिंग होगी वो इकट्ठा करेगा। फिर उसी तरह अब डेव, टेस्ट एंड प्रोड का जो बिलिंग है वो किसके अंदर आता है, प्रोडक्ट के अंदर। तो फिर फोल्डर के में जाएगा, फोल्डर लेवल पे हर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी पे वो जाके जोड़ेगा, फिर वो कंपनी लेवल पे जाके देगा। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि देखिए डेव, टेस्ट एंड प्रोड, ठीक है? डेव के अंदर कुछ रिसोर्सेज हैं, टेस्ट के अंदर कुछ रिसोर्सेज हैं, प्रोड के अंदर कुछ रिसोर्सेज हैं, ठीक है? उन रिसोर्सेज की बिलिंग ये कैलकुलेट करेगा। मान लीजिए डेव का 100 हुआ, टेस्ट का 200 हुआ, प्रोड का 300 हुआ, तो ये तो सिर्फ प्रोडक्ट 1 का हुआ ना। इसी तरह प्रोडक्ट 2 का कुछ होगा, तो प्रोडक्ट 1 का कितना हो गया, 100, 200 और 300 मिला के 600, ठीक है? तो प्रोडक्ट 1 का हो गया 600। फिर प्रोडक्ट 2 का भी मान लीजिए इसी तरह 600। तो प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 को कैलकुलेट करेंगे, कितना हुआ, 1200। ये कितना हुआ, टीम बी का। इसी तरह टीम ए का कुछ होगा, फिर टीम ए और टीम बी का कैलकुलेट करके वो देगा कि डिपार्टमेंट बी पे आया। मान लीजिए टीम ए का भी 1200 हुआ, टीम बी का भी 1200 हुआ, मान लीजिए 2400 हो गया, तो डिपार्टमेंट बी का कितना हुआ, 2400। फिर डिपार्टमेंट ए का कुछ होगा, डिपार्टमेंट सी का कुछ होगा, फिर इन तीनों को कैलकुलेट करेगा। मान लीजिए 3-3 हजार तीनों का हुआ, तो 3-3-6-3-9, तो कंपनी को कितना पे करना है, 9000 रुपए, ठीक है? तो इस तरह ये बिलिंग कैलकुलेट करता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या है, बेस लेवल ऑर्गेनाइजिंग एंटिटी है, मतलब सबसे बेस लेवल पे यही आता है। इसके अंदर कुछ नहीं आता, सिर्फ रिसोर्सेज आते हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर ही रिसोर्स डिप्लॉय किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड फोल्डर रिसोर्सेज में कंटेन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन फोल्डर के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे फोल्डर क्यों लिखा है इन्होंने, या ऑर्गेनाइजेशन क्यों लिखा, जैसा कि हमने भी पीछे पढ़ा, फोल्डर ऑप्शनल है। कोई जरूरी नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप फोल्डर बनाए ही बनाए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप डायरेक्टली मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। इसलिए इन्होंने लिखा है ऑर्गेनाइजेशन एंड फोल्डर रिसोर्सेज में कंटेन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ठीक। Third point, forms the basis for creating, enabling, and using all Google Cloud services, managing APIs, enabling billing, adding and removing collaborators and managing permissions। मतलब ये कि प्रोजेक्ट लेवल पे ही हम रिसोर्सेज डिप्लॉय करते हैं, एपीआईज को मैनेज करते हैं, जितनी भी क्लाउड सर्विसेज हैं ऑलमोस्ट सारी प्रोजेक्ट लेवल पे ही मैनेज होती हैं, बिलिंग आप प्रोजेक्ट लेवल पे ही मैनेज करते हैं, ठीक है? परमिशंस, जैसा मैंने आपको बताया कि परमिशंस जो चाहिए वो हमको चाहिए कि प्रोजेक्ट लेवल पे ही लगाएं। फिर फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, मूविंग अ प्रोजेक्ट रिसोर्स फ्रॉम वन फोल्डर रिसोर्स टू अनदर विल चेंज द इनहेरिटेड परमिशंस। अब ये समझने वाली बात है। मान लीजिए, पीछे चलते हैं स्लाइड पे। अब ये प्रोजेक्ट है, आप देख रहे हैं डेव, टेस्ट एंड प्रोड। मान लीजिए मैं डेव वाला जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ से हटा के प्रोडक्ट 2 पे लगा देता हूँ। मैंने यहाँ से माइग्रेट कर दिया, इसको मूव कर दिया, तो क्या होगा, प्रोडक्ट 1 की जो परमिशंस थी वो अब डेव पे नहीं रहेंगी, वो किस पे रहेंगी, टेस्ट और प्रोड पे ही। अब डेव के ऊपर कौन सी परमिशंस लगेंगी, जिसके अंदर हमने मूव किया है, जिस फोल्डर के अंदर हमने मूव किया, तो हमने अब प्रोडक्ट 2 के अंदर मूव कर दिया, ठीक है? तो जब प्रोजेक्ट डेव जो है वो प्रोडक्ट 2 के अंदर मूव हो गया, तो इसके ऊपर वही परमिशंस, वही पॉलिसीज या वही रूल्स लगेंगे जो फोल्डर प्रोडक्ट 2 पे लगे हुए होंगे, ठीक है? अब प्रोडक्ट 1 से इसका कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा।
ऑल प्रोजेक्ट रिसोर्सेज कंसिस्ट टू आइडेंटिफायर्स। प्रोजेक्ट के 2 आइडेंटिफायर्स होते हैं। क्या आइडेंटिफायर? मतलब पहचान। एक प्रोजेक्ट रिसोर्स आईडी, ठीक है? रिसोर्स आईडी व्हिच इज ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द प्रोजेक्ट रिसोर्स। यूनिक आइडेंटिफायर है, मतलब 2 प्रोजेक्ट्स के सेम रिसोर्स आईडी नहीं हो सकते, ठीक है? प्रोजेक्ट रिसोर्स नंबर व्हिच इज ऑटोमेटिकली असाइन्ड व्हेन यू क्रिएट द प्रोजेक्ट, इट इज रीड ओनली। मतलब जो रिसोर्स नंबर है, प्रोजेक्ट का रिसोर्स नंबर, वो क्या है? ऑटोमेटिकली असाइन करता है। कौन असाइन करता है? जीसीपी असाइन करता है। उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक? अब आता है डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम मतलब प्रोजेक्ट का नाम। एंड इट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो डिस्प्ले नेम को हम चेंज कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट रिसोर्स आईडी और प्रोजेक्ट रिसोर्स नंबर को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये था हमारा गूगल का रिसोर्स हायरार्की। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताएं, ठीक है? तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।